हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके MPSC 008 की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे MPSC 008 के पार्ट 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। ये पार्ट 6 है। अगर इससे पहले के पार्ट्स आपको देखने हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को फिनिश करने के बाद आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, उनके अंदर भी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बात करनी है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया के बारे में, कि इंडिया के अंदर जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं उनका क्या रोल है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। दीज मूवमेंट्स एम टू एम्पावर पीपल थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स। और ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स होते हैं ये लोगों को कलेक्टिव एफर्ट्स और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के थ्रू क्या करते हैं, एम्पावर करने की, सशक्तिकरण लोगों का करने की प्रयास करते हैं। देयर आर सम की एस्पेक्ट्स। अब हम देखेंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली बिगनिंग्स की। द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया बिगेन इन अर्ली 20th सेंचुरी प्राइमरीली टू एड्रेस इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड रूरल डेवलपमेंट। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं इनकी शुरुआत कब हुई? दे वर स्टार्टेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी की शुरुआत में, प्राइमरली टू एड्रेस, और इनका जो मुद्दा था वो क्या था? कृषि ऋण और ग्रामीण विकास के मुद्दे को सुलझाना। द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर एस्टैब्लिश्ड अंडर द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904। तो जो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई वो एक्ट ऑफ 1904 के अंडर इस्टेब्लिश की गई। देन हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स की। एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स हैव बीन क्रूशियल इन इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। किसानों के जो लाइवलीहुड है, आजीविका है किसानों की, उसको सुधार करने में एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। दे प्रोवाइड सर्विसेज सच एज क्रेडिट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस एंड डिससेमिनेशन ऑफ न्यू फार्मिंग टेक्निक्स। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया सॉ अ सिग्निफिकेंट बूस्ट फ्रॉम दीज कोऑपरेटिव्स। तो ये जो कोऑपरेटिव्स थे इनका काम क्या था? क्रेडिट प्रोवाइड करना, ठीक है, किसानों को क्रेडिट देना, सप्लाई करना एग्रीकल्चरल इनपुट्स की, जो बड़ी बड़ी मशीनरी है एग्रीकल्चर में लगने वाली, या छोटी मोटी चीज़ें भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनकी सप्लाई करना, मार्केटिंग करना, जो किसान है उसकी जब फसल उग गई तो उसके बाद उसकी मार्केटिंग की जाएगी, एंड डिससेमिनेशन, और अगर कोई नई फार्मिंग टेक्निक आई है तो वो भी हमें किसान को बतानी है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इन कोऑपरेटिव्स के द्वारा ही और ज़्यादा बूस्ट हुआ था। आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ठीक है। तो कृषि सहकारी समितियां किसानों की आजीविका में सुधार के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। वे ऋण, कृषि सामग्री की आपूर्ति, उत्पाद की मार्केटिंग और नई कृषि तकनीकों के प्रसार जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। भारत में हरित क्रांति को इन सहकारी समितियों से महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला। जो भारत में हरित क्रांति बढ़ी वो कैसे बढ़ी? इन सहकारी समितियों के द्वारा। अब हम बात करेंगे डेयरी कोऑपरेटिव्स की। द डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट लीड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है जिसके द्वारा डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स चलाए जाते हैं। हैज़ इन्फॉर्म द डेयरी इंडस्ट्री, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द डेयरी इंडस्ट्री। उसने क्या करा है? डेयरी उद्योग को काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल इज़ अमूल। जो अमूल है इट इज़ अ काइंड ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव विच हैज़ बिकम अ मॉडल फॉर कोऑपरेटिव सक्सेस वर्ल्ड वाइड। और अमूल जो है ना पूरे वर्ल्ड में कोऑपरेटिव सक्सेस का एक मॉडल है। डेयरी कोऑपरेटिव्स हैव हेल्प मिलियंस ऑफ फार्मर्स इंक्रीज देयर इनकम्स थ्रू एफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। जो डेयरी सहकारी आंदोलन है जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नेतृत्व में है, इसने भारत में डेयरी उद्योग को बहुत ज़्यादा बदलाव लाया उसके अंदर। और इसमें सबसे जो अमूल्य वो है उदाहरण है वह है अमूल का। अमूल जो है वह विश्व के अंदर सहकारी सफलता का एक मॉडल बन चुका है। डेयरी सहकारी समितियों ने लाखों किसानों को कुशल दुग्ध उत्पादन और विपणन के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में मदद की है। फिर हम बात करेंगे क्रेडिट कोऑपरेटिव्स की। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर मेंबर्स। जो क्रेडिट सहकारी समितियां हैं वे क्या करती हैं? अपने सदस्यों को, पर्टिकुलरली गांव में जो सदस्य रहते हैं उन्हें
क्रेडिट यानी पैसे, वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। दीज कॉपरेटिव्स इंक्लूड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी विच हेल्प शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स टू फार्मर्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे PACS की, जो कि पैक्स है, वो क्या करता है, फार्मर्स को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों टाइप के लोन्स देता है, हेल्पिंग देम मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स, ताकि जो किसान हैं उनकी फाइनेंशियल जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके, एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मनी लैंडर्स, और जो किसान हैं उनकी मनी लैंडर्स के ऊपर जो निर्भरता है वह कम हो सके। सो क्रेडिट सहकारी समितियां अपने सदस्यों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। इनमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियां क्या शामिल है, इसमें पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं, जो किसानों को अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म, मध्यम कालिक यानी मीडियम टर्म ऋण प्रोवाइड करती हैं, जिससे जो किसान हैं उनकी जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं वह पूरी होती रहती हैं, और जो किसान हैं उन्हें मनी लैंडर्स यानी कि साहूकारों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। नाउ अब हम बात करेंगे हाउसिंग कोऑपरेटिव्स की। तो जो हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग सॉल्यूशंस टू देयर मेंबर्स। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स अपने मेंबर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, हाउसिंग सॉल्यूशंस, यानी कि सस्ते आवास दिलवाते हैं। दीज कोऑपरेटिव परचेज लैंड्स, ये क्या करते हैं, पहले ज़मीन खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर मेंबर्स को वो हाउस एलोकेट कर देते हैं। दे हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स इन अर्बन एरियाज। तो शहरों के अंदर जो लो और मिडिल इनकम के लोग हैं उनको ये लोग प्रोवाइड करते हैं हाउसेस को, और इनका काम मेन, इनका टारगेट अर्बन एरियाज ही होते हैं। सो आवास सहकारी समितियां अपने सदस्यों को सस्ती आवासीय समाधान प्रदान करती हैं। ये सहकारी समितियां भूमि खरीदती हैं पहले, फिर आवास परियोजनाओं का विकास करती हैं, देन सदस्यों को घर आवंटित करती हैं। शहरी क्षेत्रों में निम्न और मध्यम आय समूहों के लिए आवास प्रदान करने में ये महत्वपूर्ण रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वर्कर कोऑपरेटिव्स की। जो वर्कर कोऑपरेटिव्स होते हैं ये ऐसी एंटरप्राइजेज होती हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि मैनेज की जाती हैं उनके वर्कर्स के द्वारा। दीज कोऑपरेटिव्स एम टू प्रोवाइड, इनका काम क्या होता है, फेयर, लोगों को फेयर उचित मजदूरी देना, ठीक है, फेयर वेजेस प्रोवाइड करना, गुड वर्किंग कंडीशंस, और जो मैनेजमेंट है वो कैसा होता है, इनका डेमोक्रेटिक होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स द इंडियन कॉफ़ी हाउस चेन विच इज़ मैनेज्ड बाय इट्स एम्प्लॉयज़। तो वर्कर सहकारी समितियां अपने श्रमिकों के स्वामित्व और प्रबंधन वाले उद्यम हैं। ये सहकारी समितियां उचित मजदूरी, अच्छे कार्य परिस्थितियां और लोकतांत्रिक प्रबंधन प्रदान करने का लक्ष्य रखती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय कॉफ़ी हाउस श्रृंखला, जिसे इसके कर्मचारी प्रबंधित करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे वुमेन्स कोऑपरेटिव्स की, ठीक है। तो वुमेन कोऑपरेटिव्स जो होते हैं, दे फोकस ऑन एम्पावरिंग विमेन by providing them with opportunities for income generation। जो women's हैं उनको opportunities provide करना, उन्हें empower करना, ताकि वो लोग क्या कर सके, income generate कर सके, अपनी skill develop कर सके, and और भी चीज़ें। तो these cooperatives often involve activities such as handicrafts, dairy farming and microfinance। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस आपको पता होगा ना, छोटे छोटे संगठन महिला बना लेती हैं, फिर वहाँ पे अपने पैसे जमा करती हैं, फिर उनको ब्याज मिलता है, इस टाइप से। सो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सेवा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग विमेंस कोऑपरेटिव्स। तो यहाँ पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जिसका नाम है सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जो कि वुमेन्स कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करती है। तो महिला सहकारी समितियाँ महिलाओं को आय सृजन, कौशल विकास और सामूहिक सौदेबाजी के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन सहकारी समितियों में अक्सर हस्तशिल्प, डेयरी फार्मिंग और माइक्रो फाइनेंस जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। सेवा, स्वरोजगार महिला जैसी संगठन महिला सहकारी समितियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे फिशरीज कोऑपरेटिव्स की। जो मछुआरे होते हैं उनके भी कोऑपरेटिव्स होते हैं। उनका एम होता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, फिशरमैन जो होते हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारना, प्रोवाइडिंग देम विद नेसेसरी इनपुट, क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। क्या प्रोवाइड किया जाता है उन्हें, इनपुट्स, क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। दीज कोऑपरेटिव्स हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये जो कोऑपरेटिव्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं जो स्मॉल स्केल मछुआरे हैं उनके इंटरेस्ट को। सो मत्स्य सहकारी समितियां मछुआरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक इनपुट, ऋण और विपणन सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये सहकारी समितियां मत्स्य उद्योग के सतत विकास में मदद करती हैं और छोटे पैमाने के मछुआरों के हितों की रक्षा करती हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सारे के सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। मैंने आपको कई सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के बारे में इसलिए पढ़ाया है कि एग्जाम के अंदर कम से कम इसमें से आपको 4 to 5 तो याद रहेंगे ही, जो आप अपने आंसर में लिख के आ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कौन से फैक्टर्स थे जिनके कारण जो कांग्रेस सिस्टम था इंडिया में उसका ब्रेक डाउन हो गया। So the breakdown of the Congress system in India, which dominated Indian politics from independence since 1960s, जो कांग्रेस है उसने भारत की राजनीति को 1947 से लेकर 1960 तक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। लेकिन फिर क्यों इसका डिक्लाइन हुआ, अब हम इसके कुछ की रीजंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक कारणों की, यानी कि इसके इंटरनल फैक्टर्स की। जैसे कि इसमें क्या आ गई थी, लीडरशिप क्राइसिस आ गई थी। सो द डेथ ऑफ की लीडर्स, क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो लीडर्स हैं इनकी मृत्यु हो गई, विच क्रिएटेड अ लीडरशिप वैक्यूम। वहाँ पे क्या हुआ कि अब कमी हो गई किसकी, लीडरशिप की विद इन द कांग्रेस पार्टी। तो इंदिरा गांधी राइज टू पावर लीड टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैक्शनलिज्म विद इन द पार्टी। पर इंदिरा गांधी तो बनी थी आके प्रधानमंत्री, पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको प्रधानमंत्री बनाने को लेकर। सो ये एक इंटरनल रीज़न था जिसने कांग्रेस के ब्रेकडाउन में क्या किया, रोल प्ले किया। सो जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो लीडर्स थे उनकी मृत्यु होने के कारण, साथ ही साथ इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे और पार्टी के अंदर ही अंदर क्या हो रही थी, गुटबाजी हो रही थी, ये एक कारण था। नेतृत्व संकट इसे कहेंगे। फैक्शनलिज्म का मतलब होता है गुटबाजी। तो जो कांग्रेस पार्टी है उसमें काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी होने लग गई थी। जो ग्रुप्स थे वो अपनी अपनी तरफ पावर्स और इन्फ्लुएंस खींच रहे थे। दिस इंटरनल स्ट्राइफ, अब ये जो इंटरनल संघर्ष था इसने पार्टी को अंदर से वीक किया। पार्टीज कोहेजन एंड इफेक्टिवनेस, इसकी एकता को भी और इसकी प्रभावशीलता को कम कर दिया। सो कांग्रेस पार्टी को गंभीर गुटबाजी का सामना करना पड़ा, जिसमें विभिन्न समूह सत्ता और प्रभाव के लिए क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। इस आंतरिक संघर्ष ने पार्टी की एकता और प्रभावशीलता को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। सबसे पहली बात थी रीजनल पार्टीज़ का इमर्जेंस। सो स्टूडेंट्स, अब आज़ादी को हो गए 20 साल 30 साल, तो फिर रीजनल पार्टीज़ भी उठने लग गई अलग अलग जगह पे। जैसे कि तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, वहाँ पे जो रीजनल पार्टीज़ थी उन्होंने कांग्रेस के डोमिनेंस को चैलेंज किया। दीज पार्टीज़ एड्रेस लोकल इश्यूज़ मोर इफेक्टिवली। ये जो पार्टीज़ थी इन्होंने लोकल इश्यूज़ की, देखो जब भी कोई रीजनल पार्टी होती है वो लोकल इश्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएगी क्योंकि उसको लोगों के बारे में पता है। और कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी है, उसका मुकाबला लोगों को समझने में कांग्रेस रीजनल पार्टीज़ का मुकाबला नहीं कर सकती थी। So these parties address local issues more effectively and attracted significant support. So that is why जो regional parties थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा support मिल रहा था। So क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होना भी कांग्रेस के डिक्लाइन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका उदय हो गया। कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को चुनौती देने लगा। इन पार्टियों ने स्थानीय मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से समझा और महत्वपूर्ण समर्थन भी लोगों का हासिल किया। फिर हम बात करेंगे आर्थिक चैलेंजेस की। इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे, तो आर्थिक डिफ़िकल्टीज़ थी, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ थी, जैसे कि महंगाई बढ़ जाना, अनएम्प्लॉयमेंट और फूड की कमी हो जाना, जिससे कि जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन था। पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद द कांग्रेस रूल, सो द कांग्रेस पार्टीज इनएबिलिटी टू एड्रेस दीज इशूज़ इफेक्टिवली इरोडेड इट्स सपोर्ट बेस। ऑल्सो जो कांग्रेस है वो क्या कर रही थी कि इनका जो प्रॉब्लम्स थी ये सारी, इनको नहीं एड्रेस कर पा रही थी, इनको सॉल्व नहीं कर पा रही थी इफेक्टिवली। दैट इज़ वाई उसका सपोर्ट बेस जो है वो इरोड हो गया, खराब हो गया। सो आर्थिक चुनौतियां, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, खाद्य की कमी जैसी आर्थिक कठिनाइयों के कारण जनसंख्या में व्यापक असंतोष फैल गया। आपको पता होगा इसीलिए हरित क्रांति भी आई थी, क्योंकि भूख मतलब खाने की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। भारत उस टाइम पे बिल्कुल भी आत्मनिर्भर नहीं था। कांग्रेस पार्टी की इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में असमर्थता ने इसके समर्थन आधार को कमज़ोर कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सोशल मूवमेंट्स की, ठीक है। सोशल मूवमेंट्स सच एज द दलित मूवमेंट लीड बाय द B.R. Ambedkar and the rising demand for social justice
highlighted the inadequacies of the Congress party in addressing the needs of marginalized communities. तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्या कर रही थी कि जो हाशिए पे लोग थे, मार्जिनलाइज जो लोग थे, उनकी डिमांड्स को पूरा कर नहीं पा रही थी। सोशल जस्टिस की डिमांड हो रही थी दलित मूवमेंट के द्वारा, तो कांग्रेस क्या है, उन लोगों की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में जो दलित आंदोलन हो रहे थे और सामाजिक न्याय की जो मांग है वह बढ़ती जा रही थी, तो जो समुदाय हाशिए पे पड़े थे उनकी ज़रूरतों को कांग्रेस पूरा नहीं कर पा रही थी। ये भी एक कारण था कांग्रेस के डिक्लाइन का। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल फैक्टर्स की। तो जब 1967 में जनरल इलेक्शंस हुए तो क्या हुआ? सो द 1967 जनरल इलेक्शन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। उस टाइम पे भारत की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया। फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस पार्टी लॉस पावर इन सेवरल स्टेट्स। जो कांग्रेस की पार्टी है उसने कई सारे स्टेट्स में क्या किया, अपनी पावर को लूज कर दिया एंड फेस अ सब्सटैंशियल रिडक्शन इन पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी। और पार्लियामेंट में जो उसकी मेजॉरिटी है वो भी फिर इससे कम हो गई। सो 1967 के आम चुनावों ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में सत्ता खो दी और अपनी संसदीय बहुमत में भारी कमी का सामना किया। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे अलायंस पॉलिटिक्स की। जैसा अभी भी आपको पता होगा इंडिया अलायंस बना है, उस टाइम पे भी कांग्रेस के खिलाफ अलायंस बना था। सो द फॉर्मेशन ऑफ नॉन कांग्रेस कोलिएशंस सच एज द संयुक्त विधायक दल इन वेरियस स्टेट्स शोकेस द वायबिलिटी ऑफ अपोजिशन अलायंस इन चैलेंजिंग कांग्रेस। तो विभिन्न राज्यों में संयुक्त विधायक दल बन गए। जैसे गैर कांग्रेसी गठबंधन के गठन ने कांग्रेस शासन को चुनौती देने में विपक्षी गठबंधनों की व्यवहार्यता को प्रदर्शित किया। और उस टाइम पे आपको पता होगा कि जो नेता होते थे वो जीतने के बाद पार्टीज भी चेंज कर लेते थे, ये भी था, ठीक है, उसका रूल बाद में बना था, तो वो भी एक कारण हो सकता है। फिर इंदिरा गांधी की जो पॉलिसीज़ हैं, पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद हर बिकॉज उन्होंने एमरजेंसी लगवाई 1975 में, जिससे कि उनके कई सारे सपोर्टर्स जो हैं उनके अपोजिशंस में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनकी टेंडेंसीज थी सेंटर की तरफ सारी पावर्स को ले लेने की। कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को कर्ब करना चाहती थी, इसकी वजह से अनरेस्ट हो गया था। तो इंदिरा गांधी के अधिनायकवादी कदम जैसे 1975 में आपातकाल लागू करना ने कई समर्थकों को अलग थलग कर दिया और विरोध को बढ़ावा दिया। उनके केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को सीमित करने के प्रयासों के कारण व्यापक अशांति फैली। नाउ स्टूडेंट्स, इन कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे? दैट द ब्रेकडाउन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम वाज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, धीरे धीरे, इतनी जल्दी तो नहीं, कई सारे कारण थे, कॉम्बिनेशन था, जैसे कि इंटरनल वीकनेस, एक्सटर्नल चैलेंजेस, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। द डिक्लाइन पेव द वे फॉर अ मोर कॉम्पिटिटिव एंड प्लूरलिस्टिक पॉलिटिकल लैंडस्केप। और जब इसका डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद जो इंडिया का लैंडस्केप है, पॉलिटिकल लैंडस्केप, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन चुका है, प्लूरलिस्टिक बन चुका है, उसमें अलग अलग टाइप की जो पार्टीज़ हैं वो आ चुकी हैं। सो कांग्रेस प्रणाली का पतन एक जटिल प्रक्रिया थी जिसे आंतरिक कमजोरियों, बाहरी चुनौतियों, सामाजिक आर्थिक बदलावों और राजनीतिक विकास के संयोजन से प्रभावित किया गया था। इस पतन ने भारत में अधिक प्रतिस्पर्धी और बहुलवादी राजनीतिक परिदृश्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। Now students, don't forget to like the video and subscribe channel for more content like this.